हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के समझ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का सेट प्रोवाइड करूंगा और इन क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करूंगा। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली लर्न करिएगा और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रेजेंट किए जा रहे हैं कंटेम्पोरेरी आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया जा रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के आगामी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, केबीएस, एनबीएस आदि तमाम विजुअल आर्ट के एग्ज़ाम के लिए यूजफुल साबित होंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चनों को केयरफुली लर्न करिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और किसी भी क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से समझने की कोशिश करें। तो आइए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिरेमिक किस भाषा का शब्द है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लैटिन भाषा, फारसी भाषा, ग्रीक भाषा और अंग्रेजी भाषा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, ग्रीक भाषा। यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो सिरेमिक है वो ग्रीक भाषा के केरामिकोस से संबंधित माना जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। दोस्तों, यहाँ पर सिरेमिक शब्द आया हुआ है तो ध्यान दीजिएगा, जो सिरेमिक होता है इसका जो तात्पर्य होता है मृत्तिका कला, अर्थात मिट्टी के बर्तनों की जो कला होती है उसी को हम लोग सिरेमिक आर्ट के अंतर्गत मानते हैं। जिस प्रकार से आप लोगों के घरों में जो फूलों के जो पॉट होते हैं वो सिरेमिक आर्ट के भी निर्मित होते हैं, जितने भी मिट्टी के डेकोरेटेड पॉट होते हैं वो सिरेमिक के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। तो सिरेमिक से संबंधित जितने भी आप लोगों के पॉइंट हो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के खिलौने के लिए विशिष्ट है, और आप लोगों के बीच में 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो इन विकल्पों में से सबसे सूटेबल जो आंसर होगा वो फर्स्ट हो जाएगा, ज्योत्सना भट्ट। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ज्योत्सना भट्ट हैं ये भारत की प्रसिद्ध महिला सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जानी जाती हैं, और साथ ही साथ ये सिरेमिक आर्ट के साथ साथ एक पोट्री आर्टिस्ट के भी रूप में जानी जाती हैं। यहाँ पर ज्योत्सना भट्ट आई हुए हैं। तो ज्योत्सना भट्ट के बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ज्योत्सना भट्ट थी ये प्रसिद्ध सिरेमिक आर्ट की महिला कलाकार मानी जाती हैं, और इनका जो जन्म होता है वो 6 मार्च 1940 ईस्वी को कच्छ मांडवी में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? कच्छ के मांडवी में इनका जन्म हुआ था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। ज्योत्सना भट्ट को ललित कला में काफ़ी रुचि होने के कारण इन्होंने जो बड़ौदा के एमएस विश्वविद्यालय था वहाँ से इन्होंने मूर्ति कला में शिक्षा प्राप्त किया था, और भारत के प्रसिद्ध कलाकार शंखो चौधरी के निर्देशन में। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा कि ज्योत्सना भट्ट ने मूर्ति कला की शिक्षा किसके सानिध्य में प्राप्त किया था, तो इनके गुरु जो थे वो थे शंखो चौधरी। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ज्योत्सना भट्ट थी इन्होंने जो सिरेमिक में अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित की वो भारत की कला में काफ़ी उल्लेखनीय माना जाता है, और ये भारत की प्रसिद्ध महिला सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में विख्यात हुई थी। दोस्तों, आप लोगों को ज्योत्सना भट्ट के बारे में बताना चाहते हैं कि ज्योत्सना भट्ट जो थी इन्होंने सिरेमिक आर्ट में ये कुत्ते, बिल्ली जैसे जो भी देखने को मिलते हैं इनके बहुत ही प्रसिद्ध कृतियों में से एक माने जाते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। साथ ही साथ ज्योत्सना भट्ट का अभी हाल ही में 11 जुलाई 2020 को निधन हो गया था बड़ौदा में। तो इसलिए ज्योत्सना भट्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ज्योत्सना भट्ट जो थी भारत के प्रसिद्ध कलाकार ज्योति भट्ट की अर्धांगिनी के रूप में भी जानी जाती हैं। इस हिसाब से ये पति और पत्नी दोनों बहुत ही फेमस भारत के कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनसीन ड्राइंग ऑफ ए डांडी मार्च किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। बहुत ही फेमस ये पुस्तक मानी जाती है, जो कि आप लोगों के समझ 4 विकल्प दिए गए हैं: रविंद्र, छगन लाल यादव, अमित अम्बालाल और मजूमदार।
दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो ये अनसीन ड्राइंग ऑफ दांडी मार्च है, इसका जो शीर्षक है, कहने का तात्पर्य है कि दांडी मार्च के अनदेखे रेखा चित्र। इसको क्या होता है कि इसको भारत के प्रसिद्ध चित्रकार छगनलाल जाधव के द्वारा निर्मित किया गया था। यहाँ पर आप लोगों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि छगनलाल जाधव का जो जन्म होता है वो कहाँ पर हुआ था। तो ये गुजरात के आधुनिक कला जनक के रूप में भी जाने जाते हैं और ये प्रसिद्ध एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो छगनलाल थे ये कोई प्रशिक्षित कलाकार नहीं थे, और लेकिन जो गांधी जी थे, गांधी जी इनसे काफ़ी प्रभावित थे और गांधी जी ने छगनलाल की उनकी कलाओं को बहुत ही बारीकी से परखा था। इसलिए गांधी जी इनकी कला को बहुत ही प्रमुखता देते थे और यही कारण था कि गांधी जी के सानिध्य में इन्होंने जो गुजरात की विद्यापीठ में जाने माने कलाकार कनु देसाई के सानिध्य में इन्होंने कुछ कला की बारीकियों को अध्ययन किया था छगनलाल ने। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब गांधी जी ने दांडी मार्च की यात्रा जब 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च की जो यात्रा शुरू किए थे, उसकी इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को छगनलाल ने अपने रेखा चित्रों के माध्यम से इसमें उतारा था। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जो छगनलाल जाधव थे ये अमित अम्बालाल के गुरु के रूप में भी माने जाते हैं, अर्थात अमित अम्बालाल के जो गुरु थे वो छगनलाल जाधव थे। दोस्तों अमित अम्बालाल यहाँ पर आए हुए हैं, तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अमित अम्बालाल जो भी थे ये भी गुजरात के बहुत ही फेमस कलाकार थे, जिनका अभी पिछले वर्षों में इनका निधन हो गया था और अमित अम्बालाल से भी रिलेटेड 2016 में क्वेश्चन पुटअप हुआ था। तो ये भी जितने भी कंटेम्प्रेरी आर्ट के कलाकार आप लोगों के समझ आ रहे हैं उन सभी लोगों को आप लोगों को जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों के बीच में क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ययाति कलाकृति को प्रदर्शित किया गया था। दोस्तों ये जो ययाति कलाकृति है ये बहुत ही फेमस कलाकृति है और इसको निर्मित किया था भारत के प्रसिद्ध कलाकार ए रामचंद्रन ने। ये ए रामचंद्रन की प्रसिद्ध कृतियों में से एक बहुत ही फेमस ये कलाकृति देखने को मिलती है और ये जो कलाकृति है एक श्रृंखला के रूप में जानी जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि ययाति कलाकृति को प्रदर्शित किया गया था दिल्ली, मुंबई, लखनऊ या अहमदाबाद में। तो दोस्तों ययाति कलाकृति को जो ए रामचंद्रन ने दिल्ली के वेदरा आर्ट गैलरी में 1986 में प्रदर्शित किया था, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कृति क्लाउन फार्मिंग के कलाकार थे। दोस्तों बहुत ही फेमस ये कृति है क्लाउन फार्मिंग, और आप लोग ध्यान दीजिएगा जो क्लाउन फार्मिंग है ये प्रसिद्ध कलाकार कृष्णा रेड्डी के प्रसिद्ध छापा कृतियों में से एक मानी जाती है। आए हुए हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा जो कृष्णा रेड्डी थे ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाते हैं और ये दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अपनी जो कला की शिक्षा प्राप्त किए थे वो शांति निकेतन से प्राप्त किए थे और उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने लंदन के स्लेड स्कूल और उसके बाद एटेलियर 17 में पेरिस में भी इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त किए थे। साथ ही साथ ये एक ऐसे कलाकार थे उन्होंने क्या है कि प्रसिद्ध कलाकारों के स्टूडियो में जाकर उनके कला को सीखा और उनकी मर्मज्ञता को अपनी कृतियों में भी उतारने का अंकन इनके कृतियों में देखने को मिलता है। तो ये थे कृष्णा रेड्डी, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिस्ट्री ऑफ वुडकट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ वुडकट बहुत ही फेमस कृति है और ये कृति जो निर्मित किया गया था वो राइट आंसर 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। डगलस पेरी विल्स के द्वारा
ये बहुत ही फेमस कृति को निर्मित किया गया था। दोस्तों यह वही पुस्तक है जिसमें जो ड्यूरर थे उनकी काफ़ी उत्कृष्टता देखने को मिलती है और इसी पुस्तक के माध्यम से जो ड्यूरर थे उनको श्रेष्ठ कलाकार की प्रसिद्धि भी प्राप्त होती है। यहाँ पर ड्यूरर आए हुए हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जो ड्यूरर थे एक प्रसिद्ध जर्मन आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं और इनका जो जन्म होता है वो 21 मई 1471 ईस्वी को जर्मनी में हुआ था। साथ ही साथ ड्यूरर जो थे एक प्रसिद्ध कलाकार के साथ साथ प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार भी थे और इनकी नक्काशी काफ़ी उल्लेखनीय मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कलाकार रेखाओं के जादूगर कहे जाते हैं और आप सभी लोगों के बीच में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ड्यूरर। जी दोस्तों, जो ड्यूरर थे एक प्रसिद्ध कलाकार के साथ साथ प्रसिद्ध छापाकार और प्रसिद्ध नक्काशकार के रूप में को एक श्रेष्ठ कलाकार की ख्याति प्राप्त हुई थी और इसी में उल्लेख भी किया गया था कि ड्यूरर रेखाओं के जादूगर के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि जब भी आप ड्यूरर के छापा कृतियों को देखेंगे तो उनकी रेखाओं में एक अलग सी पहचान देखने को मिलती है। इसीलिए ड्यूरर को एक रेखाओं के जादूगर के रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर फर्स्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि काष्ठ उत्कीर्णन छापे को लगभग कितने घंटे सुखाना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ऑप्शन में है 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे और 48 घंटे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को नोट करिए कि काष्ठ उत्कीर्णन जो होती है लकड़ी के फलक पर जब किसी प्रकार की नक्काशी उकेड़ी जाती है और उसके छाप जब हमें कागज़ पे प्राप्त किए जाते हैं तो उस छाप को क्या होता है कि कितने घंटे सुखाना चाहिए। तो लगभग 48 घंटे आप लोगों को छाँव में सुखानी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। हमारा 9th नंबर का क्वेश्चन है कि धमेक स्तूप किस काल में निर्मित किया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है धमेक स्तूप और आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो धमेक स्तूप है ये गुप्त काल के स्तूप मानी जाती है और उत्कृष्ट धमेक स्तूप मानी जाती है और इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि धमेक स्तूप की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये ठोस गोलाकार बुर्ज के आकार का माना जाता है, जिसके इसके निचले भाग पर इतनी सुंदर नक्काशियाँ देखने को मिलती हैं जो कि अपनी कलाकृतियों के कारण काफ़ी उल्लेखनीय माना जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो धमेक स्तूप है ये गुप्त काल की मानी जाती है और यह वाराणसी के निकट सारनाथ में स्थित माना जाता है। दोस्तों यहीं पर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि धमेक स्तूप को हम लोग धर्मचक स्तूप आदि नामों से भी जानते हैं और इसका बौद्ध धर्म से काफ़ी संबंध माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 4 हो जाएगा। हमारा अगला 10th नंबर का क्वेश्चन है कि धमेक स्तूप किस जगह बना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप सभी लोगों को इसके पूर्व के क्वेश्चन में मैंने उल्लेख किया कि जो धमेक स्तूप है ये सारनाथ में स्थित है, परंतु यहाँ पर सारनाथ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो सारनाथ में स्थित है, परंतु अगर सारनाथ ऑप्शन में न दे तो आपको उसके नियरेस्ट शहर को ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पर सारनाथ नहीं दिया है, वाराणसी दिया है। तो धमेक स्तूप को हम लोग 2 वाराणसी को टिक करेंगे, अर्थात क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। कि चोलकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है। दोस्तों जो चोलकालीन मंदिरों के जो प्रवेश द्वार होते थे वो काफ़ी उल्लेखनीय माने जाते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन प्रस्तुत किया गया है। तो चोलकालीन मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की मूर्ति किस गंग मंत्री द्वारा खड़ा किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऋषभ, चामुंड, रचमल और बक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, चामुंड राय। दोस्तों ये मूर्ति इतनी प्रसिद्ध है कि इसको लेकर बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि जो गोमतेश्वर की मूर्ति है
किसके शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस मूर्ति को गंग वंश के राजा राजमल एवं उनके सेनापति चामुंड राय के द्वारा निर्मित करवाया गया था। अर्थात यहाँ पर जो क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि किस गंग मंत्री द्वारा खड़ा किया गया था, तो यहाँ पर जो चामुंड राय थे ये गंग वंश के जो राजा राजमल थे उनके सेनापति थे चामुंड राय, और चामुंड राय के द्वारा ही इस मूर्ति को खड़ा करवाया गया था, इसलिए ये काफ़ी उल्लेखनीय माना जाता है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह मूर्ति पूरे विश्व में एक पत्थर से निर्मित अर्थात एकात्म शैली में निर्मित होने के लिए काफ़ी विख्यात मानी जाती है, और यह सबसे विशालकाय मूर्तियों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, जो ये मूर्ति है गोमतेश्वर की, ये कर्नाटक के मैसूर जिले के श्रवणबेलगोला में स्थित है, और ये मूर्ति जो है जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। इसको हम लोग गोमतेश्वर बाहुबली की भी मूर्ति के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट करिएगा। साथ ही साथ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि इसकी ऊंचाई और इसका निर्माण काल क्या माना जाता है। तो दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई थी अगर हम लोग मीटर में देखें तो ये 17 मीटर के आसपास मानी जाती है, और इसका फुट में अगर हम लोग अंकन करें तो इसकी ऊंचाई जो है 57 फुट मानी जाती है। और साथ ही साथ इसका जो निर्माण काल माना जाता है वो 981 अर्थात ये 10वीं शताब्दी की मानी जाती है। तो आप लोग इन पॉइंटों को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का कि किस शैली में बौद्ध कला का प्राचीनतम प्रतिमा का संबंध है, और आप सभी लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट मथुरा। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहते हैं कि मथुरा जो शैली थी इसी में बौद्ध कला का प्राचीनतम प्रतिमा का उल्लेख देखने को मिलता है, और इसी मथुरा शैली में जो गौतम बुद्ध थे उनके काफ़ी मर्मज्ञ जो मूर्तियों का अंकन भी देखने को मिलता है। तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन है कि महावीर ने किस पेड़ के नीचे निर्माण प्राप्त किया था, और आप सभी लोगों के समझ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा साल वृक्ष। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जब महावीर की उम्र 30 वर्ष की थी तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और इसके पश्चात इन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए सोचा था, और इसी के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के पश्चात जिरम्भिक गांव के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। इस पॉइंट को नोट कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो साल वृक्ष हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर महावीर स्वामी आए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था, और इनका जो जन्म होता है कहीं कहीं पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इनका बचपन जो माना जाता है कि इनका जो जन्म होता है वो 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, और कहीं कहीं पर इनका जो जन्म देता है कि 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो आप लोग इन पॉइंटों को नोट करिएगा। अगर कभी भी एग्ज़ाम में विकल्प के रूप में अगर 540 नहीं देता है, 599 देता है, तो आप लोग इस पॉइंट को नोट करिएगा। तो साथ ही साथ ये 14 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रज्ञा पारमिता की सबसे अच्छी मूर्ति कहाँ पर है। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, और आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और समझिए कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है आप लोगों के एक छोटा सा टेस्ट के रूप में प्रेजेंट किया गया है, और सभी कैंडिडेटों से मैं अपेक्षा करता हूं कि सभी कैंडिडेट बहुत ही मर्मज्ञता के साथ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करेंगे। तो आप सभी लोग इसके आंसर को प्रोवाइड करिए, और इन सारे क्वेश्चनों को देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।
अगर किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करिए। मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सभी लोगों को जोड़ना चाहता हूँ, तो आप लोग प्लीज़ इंस्टाग्राम से जुड़िए।